नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एथीना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। ये सेरेब्रल पॉल्सी के सीरीज़ वीडियो का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सेरेब्रल पॉल्सी क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और किस कारण की वजह से बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी होती है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रकार हैं और इन बच्चों को चलने में देरी होना, बोलने में देरी होने के अलावा और क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ब्रेन के कौन से हिस्से में डैमेज है उसके हिसाब से सेरेब्रल पॉल्सी की क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि इन बच्चों में ज़्यादातर जो हाथ पैर जो होते हैं मैक्सिमम बच्चों के ज़्यादातर टाइट रहते हैं, तो ये एक प्रकार की होती है स्पैस्टिक सेरेब्रल पॉल्सी। तो 4 टाइप में से सबसे पहला टाइप है स्पैस्टिक सेरेब्रल पॉल्सी। स्पैस्टिक का मतलब है टाइट होना। तो हमारे शरीर का जो भी टोन होता है, मसल का टोन जो होता है, उसका पूरा कंट्रोल हमारे ब्रेन से होता है। अगर ब्रेन के कुछ हिस्सों में डैमेज है तो उसके टोन में भी परिवर्तन आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को बैठने में या चीज़ों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने में, चीज़ों को होल्ड करने में, सारी चीज़ों में वो बदलाव आ जाता है। तो 70 से 80% जितने भी सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे को स्पैस्टिक सेरेब्रल पॉल्सी होती है, यानी कि उनके हाथ पैर में एक प्रकार की अकड़न आ जाती है। ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं, ये हाथ इवन फिंगर से लेकर रिस्ट जॉइंट, आपका एल्बो जॉइंट है और आपका हिप है, नी है, स्पेशली एंकल का जो है, एंकल में भी बहुत सारा टाइटनेस आ जाता है। और टाइटनेस भी डैमेज के कौन से एरिया में डैमेज है उसके हिसाब से फ़र्क पड़ता है। जैसे कि एक होता है स्पैस्टिक हेमीप्लेजिया, इसमें भी 3 टाइप के होते हैं। स्पैस्टिक में भी एक होता है हेमीप्लेजिया। हेमी मतलब आधा, तो शरीर का आधा हिस्सा टाइट रहता है, यानी कि एक साइड टाइट रहता है, एक हाथ और एक पैर टाइट रहेगा। तो ये उस सिचुएशन में होता है जब ब्रेन का दाहिना साइड डैमेज हो। ब्रेन में राइट लेफ्ट होता है, राइट वाला ब्रेन आपका लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला ब्रेन आपके राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर लेफ्ट साइड के ब्रेन में अगर डैमेज हुआ है बच्चे का, तो शरीर के राइट वाला जो हिस्सा है, जो राइट हैंड है और राइट लेग है, उसमें टाइटनेस आ जाती है। उसमें भी ज़्यादातर बच्चों को किसी को हाथ में ज़्यादा तकलीफ होती है, किसी को पैर में ज़्यादा तकलीफ होती है। डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया में असर पड़ा है। तो ये हो गया स्पैस्टिक हेमीप्लेजिया। ये वो बच्चे हैं जो थोड़े से लेट चलेंगे, 12 महीने की जगह हो सकता है वो 18 महीने में चलेंगे, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो डेफिनेटली चलेंगे। स्पैस्टिक हेमीप्लेजिक वाले बच्चे चलते हैं। अब दूसरे वाले होते हैं स्पैस्टिक डाईप्लेजिया। डाई का मतलब है दो मतलब पैर के जो हिस्सा है, स्पेशली पैर को अफेक्ट करता है। तो इन बच्चों को कई बार चारों ही अफेक्ट रहता है, लेकिन पैर में ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये ब्रेन के जो बीच वाला हिस्सा है, जिसको हम लोग वेंट्रिकल्स, पेरी वेंट्रिकुलर एरिया बोलते हैं, जो पूरा जो हमारा पैर का जो कंट्रोल है, ये वेंट्रिकल्स के दोनों साइड में उसके जो वाइट मैटर फाइबर्स होते हैं। तो जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, जो समय से पहले डिलीवर होते हैं, वजन बहुत कम रहता है, इन बच्चों को उस एरियाज में डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनको पैरों में टाइटनेस ज़्यादा होता है। तो ये वो बच्चे हैं जो दिखने में अलर्ट रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन उनके पैर में बहुत ज़्यादा टाइटनेस होता है। और ये वो बच्चे हैं जिनको सीजरिंग की, जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, इनको सीजरिंग होता है। आप अगर इसे उठाएंगे 8-9 महीने के बच्चों के, तो पैर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करता है, क्योंकि जो थाइज़ के जो बीचों बीच जो मसल्स होते हैं, एडक्टर मसल्स करके होता है, उसमें टाइटनेस की वजह से जो पैर एक दूसरे की तरफ क्रॉस करने लग जाता है। तो अगर आपके बच्चे को कभी भी छोटे से ही 7-8 महीने के बच्चे को अगर हाथ में लिया और बच्चा पैर क्रॉस कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये अर्ली सेरेब्रल पॉल्सी का इंडिकेटर्स के रूप में लेना चाहिए। तो ये हो गया स्पैस्टिक डाईप्लेजिया। इन बच्चों को चलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इनको बहुत थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं और टाइटनेस कम करने के लिए भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती हैं। तो ट्रीटमेंट हम लोग किस पद्धति से करते हैं वो हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो तीसरी टाइप होती है स्पैस्टिक क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्री का मतलब होता है 4। तो ये बच्चे हैं जिनकी दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरा ही उनका पैरालिसिस होता है, और ये वो बच्चे हैं जो कम्प्लीटली बेड रिडन होते हैं। ये बच्चे अच्छे थेरेपी के बावजूद भी चलने में बहुत दिक्कत होती है। ये बच्चे हैं जिनको ब्रेन के दोनों ब्रेन पूरा अफेक्टेड रहता है, सारा ब्रेन एक प्रकार से सूख जाता है। ये वो बच्चे हैं जिनको सीवियर डैमेज हुआ रहता है। तो ये बच्चे ज़्यादातर पूरी लाइफ पेरेंट्स के डिपेंडेंट रहेंगे और इनको सीवियर मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है वो रहता है इनको, और जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो मैं डिस्कस करूँगा वो मैक्सिमम सब कुछ मिल जाता है इनमें।
तो ये सीवियर काइंड ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी रहता है। तो ये एक प्रकार हो गई स्पैस्टिक वाला टाइप। दूसरा वाला होता है डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पॉल्सी। डिस्काइनेटिक का मतलब है कि जिन बच्चों को ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में डैमेज होती है, जिसको बोलते हैं हम बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया ये वो एरिया है ब्रेन का जो कि हमारे ब्रेन के सिग्नल्स जो मसल को जो सप्लाई करती है, जैसे मैं हाथ हिलाऊंगा तो ये सिग्नल मेरे ब्रेन से आ रहा है, लेकिन वो फिल्टर होने का जो एरिया है ब्रेन में उसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया का डैमेज, छोटा सा डैमेज भी बच्चे के मूवमेंट में हमको कितना आगे बढ़ाना है, कब रोकना है, कब इसको पीछे लाना है, जो कंट्रोल जो ब्रेन से जो सिग्नल आ रही है उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये बच्चे अपने हाथ पैर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये एरिया में अगर डैमेज हो गया बेसल गैंग्लिया में, तो ये जन्म में बच्चे नहीं रोने की वजह से हो सकता है। दूसरा कॉमन कारण है जॉन्डिस, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि जॉन्डिस की वजह से जब जॉन्डिस 25 के ऊपर चली जाती है तो ब्रेन में जाके ये बेसल गैंग्लिया को डैमेज करता है और बच्चे जो है अपने नेक को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये इनका नेक कंट्रोल बहुत लेट आता है और हाथ पैर स्पेशली पूरा मुड़ जाता है। स्पेशली जब ये रोते हैं, अपने इमोशंस को दिखाते हैं, तो हाथ पैर पूरा अकड़न होकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इन बच्चों का। बाकी टाइम में कई बार उनका टोन वेरिएबल होता है, कभी कभी वो रिलैक्स रहते हैं, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा उनका टोन बिगड़ जाता है। तो एकदम ये वेरिएशन जब आपको अगर दिखे आपके बच्चे में कि 3-4 महीने का है और रोते समय ही पूरा शरीर को पूरा पीछे की ओर ले जाता है, गले को पीछे की ओर ले जाता है, हाथ पैर को पूरा मोड़ लेता है, लेकिन बेहोश नहीं होता है, तो ये हो सकता है कि डिस्काइनेटिक काइंड ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है। तो ये जॉन्डिस की वजह से और जन्म में बिल्कुल अगर बच्चा रोया नहीं है तो ये 2 कॉमन कारण की वजह से हो सकता है। तो ज़्यादातर सेरेब्रल पॉल्सी आप देखें, हम लोग जो देखते हैं क्लिनिक में, मैक्सिमम स्पैस्टिक वाले मिलते हैं, दूसरे हैं ये डिस्काइनेटिक वाले मिलते हैं। और ये डिस्काइनेटिक वाले जो सेरेब्रल पॉल्सी होते हैं इनको भी बहुत सारी थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग वो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हाथ का जो मुड़ते हैं, जिसको हम डिस्टोनिया कहते हैं मेडिकली, तो इसको कम करने की कुछ और दवाइयाँ चलानी पड़ती है। लेकिन डिस्टोनिक वाली जो सेरेब्रल पॉल्सी है, ये बच्चे डेवलप होने में उनको बहुत समय लगता है, उनको केवल नेक कंट्रोल आने में कई बार सालों साल लग जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होने में काफ़ी दिक्कत होती है इन बच्चों को। अब ये तीसरा वाला टाइप है एक अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी। अटैक्सिक का मतलब है कि बैलेंस जो है, बैलेंस की तरह ना चल पाना। ये बच्चे चल पाते हैं लेकिन इनका बैलेंस जो है कभी राइट की तरफ कभी लेफ़्ट की तरफ उनका जो है चलना रहता है। तो ये इतना कॉमनली नहीं पाया जाता है, थोड़ा रेयर टाइप का टाइप है। ये स्पेशली ब्रेन के जो पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पे सेरेबेलम बोलते हैं, जो हमारे बैलेंस का काम करता है, उस एरिया में डैमेज होता है। तो इस प्रकार की सेरेब्रल पॉल्सी होती है। आखिरी वाला टाइप एक होता है हाइपोटोनिक सेरेब्रल पॉल्सी। हाइपोटोनिक का मतलब ज़्यादातर तो सेरेब्रल पॉल्सी में हाथ पैर बहुत टाइट हो जाते हैं, जिनको स्पैस्टिक कहते हैं, लेकिन ये हाइपोटोनिक मतलब टोन घट जाता है, तो बच्चे एकदम ढीले ढाले हो जाते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिनका शरीर जितना टोन होना चाहिए उससे बहुत कम होता है, तो ये अपने बैठने में चलने में बहुत लेट होता है और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट टाइप ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी है। कई बार डॉक्टर को लगता है कि शायद मसल की प्रॉब्लम होगा या फिर इसको नर्व्स का प्रॉब्लम होगा, बहुत ढीला है, इस तरीके से कई लोगों को लग सकता है। लेकिन अगर हम लोग उसको MRI करके देखें तो ब्रेन में कहीं डैमेजेस दिख सकता है। तो ये हो गया चौथा टाइप। तो ये सारे थे हो गए ये आपके सेरेब्रल पॉल्सी के टाइप्स। खास बात याद करने की बात क्या है कि कई सारे और भी बीमारियां हैं जो सेरेब्रल पॉल्सी नहीं होती हैं, लेकिन वो दिखती सेरेब्रल पॉल्सी जैसी है, जिसको कहते हैं सेरेब्रल पॉल्सी मिमिक्स। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। तो अगर आपके बच्चों के MRI नॉर्मल है और डॉक्टर साहब किसी ने लिख दिया सेरेब्रल पॉल्सी, तो ज़रूर इस चीज़ को हमको क्वेश्चन मार्क करना चाहिए, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी ब्रेन में डैमेज होने की वजह से जो मोटर उसके टोन में चेंजेस आते हैं। तो ये ज़्यादातर बच्चे ऑलमोस्ट 100% बच्चों के MRI में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कहीं ना कहीं कुछ दाग ज़रूर रहता है। तो अगर आपके बच्चे का MRI नॉर्मल है तो वो हो सकता है कि वो कुछ सेरेब्रल पॉल्सी ना होके सेरेब्रल पॉल्सी का कोई मिमिक्स है। तो इसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए पीडियाट्रिक न्यूरो के साथ, ताकि उसकी हो सकता है कोई ट्रीटेबल कंडीशन हो, कोई दवाई की वजह से बेटर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये हो गई टाइप्स सेरेब्रल पॉल्सी की। अब हम बात करेंगे कि और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं सेरेब्रल पॉल्सी में। तो सबसे पहला है
क्योंकि ये ब्रेन का मामला है और ब्रेन में डैमेज हुआ है, तो ब्रेन जो है, हमारी बुद्धि जो है हम ब्रेन से आती है, तो ये बच्चे थोड़े से इंटेलेक्चुअली पीछे हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रहती है। डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का है। जैसे कि अगर हेमीप्लेजिक सेरेब्रल पॉल्सी है तो उनका ब्रेन का एक ही हिस्सा डैमेज रहेगा। ये बच्चे कभी कभी स्कूल परफॉर्मेंस वगैरह में ओवरऑल कई बच्चे बहुत अच्छे भी रहते हैं। कई बार हेमीप्लेजिक सेरेब्रल पॉल्सी पता भी नहीं चलता है पेरेंट्स को, थोड़ा कमज़ोर रहता है, थोड़ा लेट चलता है, कुछ समय बाद कभी झटके वगैरह आए तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वो अगर क्वाड्रिप्लेजिक टाइप का सेरेब्रल पॉल्सी है तब वो सीवियरली उनका बुद्धि का विकास होने में रुकावट आ जाती है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन जो बोलते हैं वो हो सकता है। दूसरी बात है, स्पीच में उसके जो है डिले हो जाती है, बोलने में एक तो बहुत देरी हो सकती है, और कुछ बच्चे जो बोलते भी हैं तो वो जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जो है प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि च छ ज झ या फिर ट ठ ड ढ, तो ये वर्ड्स जो होते हैं इनको प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी जीभ को बहुत मूवमेंट करनी पड़ती है। तो ये कई वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में भी उनको बड़ी उम्र के टाइम में भी उनको दिक्कत हो सकती है। तो ये कई सारे बच्चों को स्पीच थेरेपी की सपोर्ट ज़रूरत पड़ सकती है। और एक जो कॉमन चीज़ जो हम देखते हैं वो है एपिलेप्सी या फिर मिर्गी की बीमारी। मिर्गी की बीमारी एपिलेप्सी के बच्चों में बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसमें कई प्रकार के हैं, प्रकार डिपेंड करता है कि वो ब्रेन में कहाँ पे असर किया हुआ है। जैसे कि अगर हेमीप्लेजिक सेरेब्रल पॉल्सी जो हम कह रहे हैं, ब्रेन का अगर दायां हिस्सा में डैमेज है तो बायां हिस्सा कमज़ोर रहेगा और बायां हिस्सा में ही उसको झटका आएगा। एक प्रकार का होता है कि क्वाड्रिप्लेजिक, जैसे हमने बोला कि चारों अगर हाथ पैर में ज़्यादा उसकी तकलीफ़ है तो झटके भी इस तरीके के आएंगे कि दोनों हाथ पैर को झटकेगा, आँख को पलटाएगा। तो ये जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं। तो ये जनरलाइज सीजर्स आ सकता है, या फिर एक साइड में आएगा जिसको हम फोकल सीजर्स कहते हैं, ये हो सकता है। तीसरा वाला टाइप जो हर पेरेंट्स को पता होना भी चाहिए वो है इन्फेंटाइल स्पैजम्स। मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। करीब करीब 2 से लेकर 8 से 10 महीने के बच्चे जिनको जन्म के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आईसीयू में रखना पड़ा, जन्म में नहीं रोया, शुगर की कमी हो गई, इस तरीके का कोई बच्चे 2 से 10 महीने के बीच में सो के उठने के बाद अचानक से इस प्रकार से चौंकते हैं, बार बार इस तरीके से हाथ को और सर को सामने ला के बार बार चौंकते हैं। वो 2-3 मिनट के अंदर 8-10 बार उठ के चौंकते हैं और स्पेशली सो के उठने के बाद करते हैं। तो ये एक प्रकार का अलग टाइप की एक एपिलेप्सी टाइप है। तो इसको जल्द से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले से ही ब्रेन में दिक्कत रहती है बच्चों की, उसके ऊपर ये एपिलेप्सी जब आ जाती है तो जितना बच्चे सीख सकते हैं उतना भी वो उनका जो पूरा डेवलपमेंटल माइलस्टोन में पूरा रुकावट आ जाती है। कभी कभी जो सीखा है वो भी भूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हमें पकड़ना चाहिए। और एपिलेप्सी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बच्चे जितना आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ऑलरेडी ब्रेन के प्रॉब्लम से आगे बढ़ने में लेट हो रही है, लेकिन एपिलेप्सी की वजह से वो सीखी हुई सारी चीज़ें बच्चे डाउन हो सकते हैं। तो एपिलेप्सी कंट्रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई बार सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों को एकदम रेजिस्टेंट टाइप ऑफ एपिलेप्सीज होते हैं जिनको 2-3 दवाइयों से भी काम नहीं होता है। हमको अलग प्रकार की डाइटरी थेरेपी, केटोजेनिक डाइट की इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। तो ये आपके लिए, अगर आपके बच्चे 2 से 3 दवाई पे ऑलरेडी हैं तो आपको एक पीडियाट्रिक न्यूरो को सलाह लेके अच्छा ईजी करके दवाई को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है उसके डेवलपमेंट के लिए। ये बात हो गई एपिलेप्सी की। अब और आती है जैसे कि ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ ये आपका आँख और कान है। तो आँख के जो नस होते हैं कई बार कुछ बच्चों की पतली हो सकती है ब्रेन के डैमेज के साथ, जिसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिक एट्रोफी। तो ऑप्टिक एट्रोफी अगर है तो बच्चों को दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आँख का जांच हम सारे बच्चों का करवाते हैं। दूसरा चीज़ है कि बच्चों के आँखें जो सीधा ना हो के टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ब्रेन के, क्योंकि आँख का पूरा कनेक्शन ब्रेन के पीछे के साथ है। तो अगर पीछे की ओर डैमेज है, स्पेशली जो बच्चे की जन्म में शुगर की कमी हो गई है, इन बच्चों की आँखें एक सीधा रहेगा या एक टेढ़ा अंदर या बाहर रहेगा, या दोनों अंदर बाहर की तरफ, ये कॉम्बिनेशन इसमें पाया जा सकता है। इन बच्चों को, कई बच्चों को चश्मा की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी किसी को रेयरली स्क्वींट के लिए सर्जरीज भी करने पड़ सकते हैं। तो इसमें हम लोगों के जो ऑफ्थेल्म के डॉक्टर होते हैं उनको भी उनकी सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक बात है हियरिंग का, सुनने के लिए। तो सुनने के भी सीवियर डैमेजेस के बच्चों में कान का तकलीफ पाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे जब सुनेंगे नहीं तो बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये हियरिंग का जो स्क्रीनिंग है हम लोग कराते हैं सारे बच्चों में। तो
पतले से लेकर मोटे आवाज़ तक सारे फ्रीक्वेंसी में हम लोग चेक करते हैं, तो वो मैं आपके अगले वीडियो में डायग्नोसिस के समय में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम। ऑर्थोपेडिक मतलब क्या है, जैसे कि बच्चे क्वाड्रिप्लेजिक जो सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे हैं वो कम्प्लीटली बेड रिडन रहते हैं, तो मसल की ज़्यादा स्पैस्टिक होने की वजह से वो हड्डियाँ जो हैं जॉइंट जहाँ पे रहती है उससे बाहर भी आ सकती है। तो स्पेशली जो बच्चे कम्प्लीटली बेड रिडन हैं तो उनको हम लोग हमेशा, स्पेशली जो हिप का जो जॉइंट है ये डिसलोकेट हो सकता है, बाहर आ सकता है। तो ये हम लोग को रूटीनली स्क्रीनिंग करके बच्चों को देखते रहना ज़रूरी होता है। और प्रॉब्लम होती है एक हड्डी से रिलेटेड ऑस्टियोपेनिया, यानी हड्डी की कमजोरी, हड्डी में कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि ये बच्चे चल नहीं पाते हैं, धूप में नहीं जाते हैं, इनको खाने में दिक्कत होती है। स्वेलोइंग प्रॉब्लम बहुत कॉमनली इन बच्चों को मिलता है, क्योंकि ये बच्चे, जैसे हम लोग नॉर्मली हमारे जो भी थूक रहता है हम लोग उसको स्वालो कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चे इस चीज़ को स्वालो ना कर नहीं पाते हैं, इसकी वजह से पूरा उनका राड़ा भी गिरता रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, वो अच्छे से ले नहीं पाते हैं और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से उनकी हड्डियां भी बहुत कमज़ोर हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चों में पाया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि किस टाइप के सेरेब्रल पॉलिसी होते हैं और क्या क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या क्या टेस्ट हम लोग बच्चों से एडवाइस करते हैं, और दूसरा चीज़ है कि हम लोग किस प्रकार से बच्चों की हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मैं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथीना पॉलीक्लिनिक से आपसे विदा मांगता हूँ। धन्यवाद।